Welcome back. As you know, right now we are studying comparative politics and approaches, and so far we studied traditional approaches and we studied structural functional approach from the category of modern approaches. तो मॉडर्न अप्रोचेस में हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच स्टडी किया और अगर हम देखेंगे ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ये असल में एक्सटेंशन है। ये किसका एक्सटेंशन है? ये एक्सटेंशन है सिस्टम अप्रोच का। System approach to comparative politics was given by David Easton. And in system approach, David Easton also talks about inputs plus outputs. जिस तरह स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में गैब्रियल अल्मंड और पावेल इनपुट्स और आउटपुट्स की बात करते हैं, 4+3 यानी 7 फंक्शंस की बात करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट फंक्शंस की बात करते हैं। इसी तरह जो डेविड ईस्टन है ये भी अपनी सिस्टम अप्रोच में जो बात करता है इनपुट्स की और आउटपुट्स की। जब हम डेविड ईस्टन के सिस्टम अप्रोच में इनपुट्स और आउटपुट्स को देखते हैं तो वहां जो पॉलिटिकल सिस्टम है इस सिस्टम को इनपुट्स मिलते हैं। इस सिस्टम को जो इनपुट्स मिलते हैं ये होते हैं किस फॉर्म में? डिमांड्स जो लोगों की होती है प्लस उन डिमांड्स को इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन या मीडिया का सपोर्ट मिलता है। सो डिमांड प्लस सपोर्ट बनाते हैं इनपुट्स और ये इनपुट्स जाते हैं सिस्टम में और सिस्टम देता है रेस्पॉन्स। सिस्टम किस तरह से रेस्पॉन्स देता है? आउटपुट्स की सूरत में। और जब हम आउटपुट्स की बात करते हैं तो आउटपुट्स में आते हैं जो गवर्नमेंट है ये इस डिमांड और सपोर्ट को देखकर पॉलिसी बनाते हैं और डिसीजन देते हैं। पॉलिसी प्लस डिसीजंस। सो सिस्टम अप्रोच में भी इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं। इनपुट्स होते हैं डिमांड्स और सपोर्ट की सूरत में, ये सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम वापस देता है जो गवर्नमेंट है आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी। किसी मामले पर वो पॉलिसी ले आते हैं जिसको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं और डिसीजन मेकिंग वो करते हैं, तो ये होता है आउटपुट। अब इस पॉलिसी मेकिंग और इस डिसीजन मेकिंग से किस हद तक लोगों की डिमांड जो है वो फुलफिल हो गई, उस हिसाब से लोगों का आएगा फीडबैक। उस हिसाब से लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, वो फीडबैक होता है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जो कि लोगों का रिस्पॉन्स होता है। तो जिस तरह से हमने इनपुट्स और आउटपुट्स डेविड ईस्टन की सिस्टम अप्रोच में देखे, इसी तरह जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वहां पर भी इसी तरह से इनपुट्स और आउटपुट्स थे। तो 7 टाइप्स ऑफ फंक्शंस थे वहां पे। बट राइट देन आज जो हमने पढ़ना है मॉडर्न अप्रोचेस में जो इंपॉर्टेंट अप्रोच है दैट इज बिहेवियरल अप्रोच। जब भी हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करते हैं इसको हम कहते हैं बिहेवियरल मूवमेंट भी। बिहेवियरल मूवमेंट भी हम इसको कहते हैं और ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न अप्रोच है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न अप्रोच है जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस में आया है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है जो ट्रेसेस है बिहेवियरल अप्रोच के या बिहेवियरल मूवमेंट के, जो ट्रेसेस है, ट्रेसेस ऑफ ओरिजिन जिनको हम कहते हैं, वो हम दो थिंकर्स की राइटिंग्स में देख सकते हैं। लाइक एक था ग्रैहम वलास और दूसरा था आर्थर बेंटले। जो ग्रैहम वलास है इसने जो अपनी पब्लिकेशन दी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स,
ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और इसी तरह से जो आर्थर बेंटले है, इन्होंने अपनी बुक जो दी दैट इज प्रोसेस, द प्रोसेस इन गवर्नमेंट, ये बुक्स इन्होंने दी 1908 में। और जो ट्रेसेस है बिहेवियरलिज्म के ओरिजिन के, दोज वेरी ट्रेसेस कैन बी फाउंड फ्रॉम द पब्लिकेशंस ऑफ दीज वेरी टू थिंकर्स। द पॉइंट हियर इज दिस, जो ग्रैहम वेलास है, इसने बात की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में। इसने कहा जो ह्यूमन साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स प्लस ह्यूमन साइकोलॉजी, ये कहता है देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड विदाउट ह्यूमन साइकोलॉजी जो पॉलिटिक्स है वो मीनिंगलेस रहती है। सो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में वो कहता है ह्यूमन नेचर का हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहता है पॉलिटिक्स में। और अगर पॉलिटिक्स में ह्यूमन नेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, ह्यूमन साइकोलॉजी का इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, तो पॉलिटिक्स मीनिंगलेस रहती है। तो पॉलिटिक्स क्या रहती है? मीनिंगलेस। So politics without human psychology is meaningless, as per Graham Wallas. He spoke about it in Human Nature in Politics. इसी तरह जो अर्थर बेंटले है, अर्थर बेंटले ने जो प्रोसेस इन गवर्नमेंट है, इन हिज पब्लिकेशन ही स्ट्रेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। उसने स्ट्रेस किया किस बात पे? स्टडी ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। अब ये इनफॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं? लाइक प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स के बगैर वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज आती है, पब्लिक ओपिनियन आता है, इलेक्शंस आते हैं, एटसेट्रा। ये सारे आते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो आर्थर बेंटले कहता है अपनी बुक में, स्टडी ऑफ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस और इनफॉर्मल ग्रुप्स लाइक प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक ओपिनियन, इलेक्शंस एटसेट्रा। और ग्रैहम वेल्स कहता है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी रिलेशनशिप। और विदाउट ह्यूमन साइकोलॉजी पॉलिटिक्स इज मीनिंगलेस। उसके साथ साथ इन दो के बाद यहाँ पर एक और थिंकर आता है जिसको हम कहते हैं, जो कि चिकागो यूनिवर्सिटी से है, चार्ल्स ई मैरियम। जो चार्ल्स मैरियम है, चार्ल्स मैरियम बात करता है, ये कहाँ से थे? चिकागो यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे, चिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं, इनकलकेट करते हैं बिहेवियरल अप्रोच में, बिहेवियरल मूवमेंट के स्टडीज में ये इनकलकेट करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये इनकलकेट करते हैं स्टडी में रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इसलिए इनकलकेट करते हैं so that to study the political problems, so that to study the political issues with the help of this methodology. ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सबसे पहले इनकलकेट करता है बिहेवियरल मूवमेंट के स्टडीज में, टू स्टडी द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं तो वहां पर बात आती है, आप एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसको स्टडी करते हो इन रिलेशन विद हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एटसेट्रा। जब आप एक प्रॉब्लम को, एक डिसिप्लिन की प्रॉब्लम को दूसरे डिसिप्लिन के साथ जोड़कर स्टडी करते हो, वो होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और इस अप्रोच के लिए आपने स्टडी या आपने इस्तेमाल की रिसर्च मेथोडोलॉजी। और इसीलिए चार्ल्स मरियम ने जो सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी इनकलकेट की इस बिहेवियरल स्टडीज में, जो कि चिकागो यूनिवर्सिटी के थे, इस कंट्रीब्यूशन के लिए चार्ल्स मरियम जो है उसको माना जाता है इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ बिहेवियरल मूवमेंट। इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ बिहेवियरल मूवमेंट कौन है? चार्ल्स मरियम। क्यों है? फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनकलकेटिंग दिस वेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल
Problems to the study of the political problems by finding the solutions through interdisciplinary approach. Through interdisciplinary approach. तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो भी इसमें जो बिहेवियरल मूवमेंट की जो डेवलपमेंट हुई है इसके लिए जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? वो क्रेडिट जो जाता है वो जाता है अमेरिकन साइंटिस्ट्स को। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट को वो क्रेडिट जाता है। सो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स को क्रेडिट जाता है फॉर द डेवलपमेंट of the behavioral approach, for the contribution of the behavioral approach to the study of politics. तो बहुत सारे इसके एक्सपोनेंट्स है लाइक अभी तक बात आई अर्थर बेंटले की, ग्रैहम वलास की, चार्ल्स मैरियम की, या डेविड ईस्टन है, रॉबर्ट ढल है, गैब्रियल एल्मोंड है, या इनके साथ साथ किर्कपैट्रिक भी है। एटसेट्रा। तो बहुत सारे इसके एक्सपोनेंट्स है बिहेवियरल अप्रोच के, बिहेवियरल मूवमेंट के। अब ये बिहेवियरल मूवमेंट है क्या? जो बिहेवियरल अप्रोच कहें या बिहेवियरल मूवमेंट कहें, ये क्या है? असल में ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस के खिलाफ क्या है? प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट ट्रेडिशनल अप्रोचेस। जो एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेनन आप करते थे ट्रेडिशनल अप्रोचेस में, यहाँ आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करते हो और ये टोटली माना जाता है प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना। टू द स्टडी कहे या टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना कहे। तो बिहेवियरल मूवमेंट जो है ये एक प्रोटेस्ट मूवमेंट है ट्रेडिशनल अप्रोचेस के खिलाफ। और ये बिहेवियरल मूवमेंट जो है, जैसे ट्रेडिशनल अप्रोचेस हुआ करते थे वैल्यू बेस्ड, ये क्या है? ये वैल्यू न्यूट्रल होता है। यहाँ पर आप ना अपने वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते। सो इट इज वैल्यू फ्री अप्रोच, इट इज वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच। जो रियल इन्वेस्टिगेशन में आपको रिजल्ट्स आते हैं, आप वही रिजल्ट्स फॉरवर्ड करते हैं, वही रिजल्ट्स दिखाते हैं। सो ये वैल्यू, अपना वैल्यू आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते किसी को भी। सो वैल्यू फ्री अप्रोच और वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच। बल्कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस हुआ करते थे वैल्यू बेस्ड अप्रोच। तो बिहेवियरल अप्रोच में आप जो स्टडी करते हैं वो इंटीग्रेटेड स्टडी होती है। इंटीग्रेटेड मतलब यू आर स्टडिंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बाय टेकिंग एड एंड असिस्टेंस फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। तो इंटीग्रेटेड को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। तो बिहेवियरल मूवमेंट जो है प्रोटेस्ट मूवमेंट था, वैल्यू फ्री होता है ये। इंटीग्रेटेड यानी इंटरडिसिप्लिनरी होता है, यहाँ ये डेप्थ स्टडी करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशन में। दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप सॉल्यूशन ढूंढते रहते हो। तो यहाँ पर आप एम्पिरिकल स्टडी करते हो। एम्पिरिकल स्टडी मतलब साइंटिफिक स्टडी। जब बात आती है एम्पिरिकल स्टडी की या साइंटिफिक स्टडी, तो वहां पर इन्वॉल्वमेंट होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी की। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी में वो टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह। तो साइंटिफिक स्टडी यानी एम्पिरिकल स्टडी यहाँ पे होती है। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आप मोस्टली स्टेट एंड गवर्नमेंट को पढ़ते थे, आप ह्यूमन बिहेवियर, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस को वैल्यू नहीं देते थे। तो यहाँ पर आप सिट्रस देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो किस बात को? एम्फेसिस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो या ग्रुप बिहेवियर हो,
तो यहाँ पर आप ये चीज़ें बिहेवियरल अप्रोच में करते हो। उसके बाद ये जो बिहेवियरल अप्रोच है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहा है डेविड ईस्टन का, लेट्स सी। जो बिहेवियरल अप्रोच है, इसमें जो डेविड ईस्टन का कंट्रीब्यूशन है, डेविड ईस्टन यहाँ पर देता है 8 फीचर्स। 8 फीचर्स वो देता है। उन फीचर्स को हम मानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ तक बिहेवियरल अप्रोच की बात है, और डेविड ईस्टन का वहाँ पर कंट्रीब्यूशन आता है। 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स। 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स होती है वो। इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स। तो वो जो 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स है बिहेवियरल अप्रोच की, वो ऑर्डर में है, जैसे नंबर 1 पे है रेगुलरिटीज, फिर दूसरे नंबर पर है वेरिफिकेशन, तीसरे नंबर पर है टेक्निक्स, चौथे नंबर पर है क्वांटिफिकेशन, पांचवें नंबर पर जो है वो है वैल्यूज, 6 नंबर पर है सिस्टमेटाइजेशन, 7th नंबर पर जो है दैट इज प्योर साइंस, और लास्ट एंड 8th इज इंटीग्रेशन। अब ये जो 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स है, 8 फीचर्स बिहेवियरल मूवमेंट या बिहेवियरल अप्रोच के दिए हैं डेविड ईस्टन ने। इनको हम आसानी के लिए किस तरह से याद रखेंगे? पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कोशेंट वैल्यू या वैल्यूआ कोशेंट, एक ही बात है। कोशेंट वैल्यू या वैल्यूआ कोशेंट। देखिए, पंचायत यानी P स्टैंड्स फॉर प्योर साइंस, R स्टैंड्स फॉर रेगुलरिटीज, पंचायत राज इंस्टीट्यूट। P for pure science, R for regularities institute, I for integration, STV single transferable vote। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में जो S है दैट इज सिस्टमेटाइजेशन, T for techniques and V for verification। क्वोशंट वैल्यू या वैल्यू क्वोशंट कहे या वैल्यू ऑफ क्वोशंट, तो वैल्यू V for values and Q for quantification। जब हम रेगुलरिटीज की बात करते हैं, तो रेगुलरिटीज हमेशा एक पॉलिटिकल सिस्टम में जो होती है, दो तरह की रेगुलरिटीज होती है। इससे पहले हम रेगुलरिटीज में देखते थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बिगिनिंग में पॉलिटिकल एक्टिविटी प्लस पॉलिटिकल प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर बिहेवियरल मूवमेंट में आप रेगुलरिटीज में पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करते हो, प्लस यहाँ पर आप बात करते हो पॉलिटिकल बिहेवियर की भी। जब बात होती है पॉलिटिकल प्रोसेस की, दैट इज लॉ मेकिंग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज एटसेट्रा, लॉ मेकिंग, फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज एटसेट्रा, जो भी सेशंस के दौरान होता है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में आता है। इवन इसमें पॉलिटिकल पार्टी का बनना, किसी यूनियन को ज्वाइन करना, वो सारा आता है पॉलिटिकल प्रोसेस में। सो इट इज ऑन द रेगुलर बेसिस इन एनी सिस्टम, ये रेगुलर बेस पे होता है। और दूसरी चीज जो है पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल बिहेवियर, वो वोट मांगने आते हैं तो रेस्पेक्ट देते हैं, कामयाब होते हैं, फिर आपको जानने से पहचानने से इनकार करते हैं, तो वहां पर उनका बिहेवियर देखने को मिलता है। पॉलिटिकल बिहेवियर इस तरह से भी, जैसे कांग्रेस ने जो है पहले 3 इलेक्शंस में उन्हें हैट्रिक मारी, लेकिन पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली एज पर लॉर्ड एक्टन। 15 साल इलेक्शंस जीते तो उनको लगा हम ही शायद हम हमेशा कामयाब रहेंगे। तो बिहेवियर में तब्दीली आने की वजह से लोग तंग आ गए और लोगों ने दूसरी चॉइस ढूंढी, तो बिहेवियर की वजह से। तो पॉलिटिकल बिहेवियर एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, दीज आर हैपनिंग इन द पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑन रेगुलर बेसिस।
उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है दैट इज वेरिफिकेशन। जब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं, वेरिफिकेशन में आता है जो बिहेवियरलिस्ट्स है, बिहेवियरल साइंटिस्ट जो होते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं जो भी नॉलेज ये गेन करेंगे, जो भी ये सर्वे करेंगे, जो भी ये रिजल्ट्स दिखाएंगे, वो रिजल्ट्स का लिए टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं कि नहीं। ये साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो वेरिफिकेशन में वो ये भी देखते हैं कि अगर इसने वो स्पीच दिया है तो इसे इम्पैक्ट क्या पड़ा। जो वो लीडर वो स्पीच देते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शन कैंपेन के दौरान, फिर जब वो कामयाब होते हैं वो कहते हैं हमने वो बात नहीं बोली थी, लेकिन उनको उनके स्पीच याद कराते हैं, दिखाए जाते हैं, तो वहाँ पर उनके स्पीच वेरीफाई किए जाते हैं। तो वेरिफिकेशन भी यहाँ पे आती है। तो रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, उसके बाद टेक्निक्स। अब आप ये टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो जिनमें टूल्स आते हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए। ये टेक्निक्स आप डेटा कलेक्शन जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आते हैं, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, सर्वे एटसेट्रा। तो यहाँ पर आप लोगों से या तो डायरेक्टली बात करते हो, या उनको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देते हो, या क्वेश्चनियर के थ्रू, उनको मेल के थ्रू क्वेश्चन करते हो, लिंक के थ्रू क्वेश्चन भेजते हो, और एक टॉपिक पे वो अपने व्यूज देते हैं। तो यहाँ पर आप टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो डेटा कलेक्शन के लिए फॉर द ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा, जिसको आप कल वेरीफाई भी कर सकते हो ऑथेंटिसिटी के लिए। तो ये टेक्निक्स आप इस डेटा के लिए इस्तेमाल करते हो डेटा कलेक्शन करने के लिए। अब जो आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने उसको करनी है क्वांटिफिकेशन। मेल्स कितने थे, फीमेल्स कितनी है, इस एज ग्रुप के कितने हैं, उस एज ग्रुप के कितने हैं, मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, कितने लोगों ने इसको जवाब दिया यस, कितने लोगों ने इसको नो जवाब दिया। तो वहां पर आप क्वांटिफिकेशन करते हो। उसके बाद वैल्यूज। तो जो आपको जिस तरह से जवाब देता है आप वही वैल्यूज इंक्लूड करते हो, आप वही वैल्यूज इंक्लूड करते हो। क्योंकि यहाँ पर आप जरा सा भी अपना वैल्यू अगर ऐड किया तो ये वैल्यू लेडन अप्रोच हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच की तरह, लिहाजा ये तो वैल्यू फ्री अप्रोच है, वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच है। तो जो आपको टेक्निक से डेटा कलेक्ट हुआ, वेरिफिकेशन से डेटा आपने देखा, क्वांटिफाई करके आपको पता चला किसने कौन सा जवाब दिया, तो आप वही वैल्यूज देते हो। आप यहाँ पर अपना कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो बात होती है वो है सिस्टमेटाइजेशन की। सिस्टमेटाइजेशन होती है एक रिसर्चर को राइट ट्रैक पे रखने के लिए। रिसर्चर जो होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है, उसको राइट ट्रैक पे रहना होता है। ये राइट ट्रैक पे रहना क्या होता है? एक ऑर्डर से आप जाते हो, जैसे वो इलेक्शंस के लिए उठते हैं, कागज़ात भरते हैं, फिर वो गली-गली घूमते रहते हैं वोट्स के लिए, फिर वो अगर चाहे तो कागज़ात वापस ले सकते हैं, तो प्रॉपर सीक्वेंस। इसी तरह एक रिसर्च के लिए आपने प्रॉब्लम ढूँढनी है, प्रॉब्लम के लिए आप देखते हो ये प्रॉब्लम मिली, अब आप ऑब्जेक्टिव्स क्या रखेंगे स्टडी के? लोगों के लिए आप क्वेश्चन क्या रखेंगे? तो क्वेश्चन जब लोगों को डालते हो, ऑब्जेक्टिव आपका ये है, रिसर्च क्वेश्चंस आप लोगों को देते हो इस ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड। इन रिसर्च क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिले, इन आंसर्स को आप कलमबंद करते हो, लिखते हो। ये रिसर्च क्वेश्चन जब आपने डाले, ये आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। इंटरव्यू की सूरत में डाले, ऑब्जर्वेशन या सर्वे की सूरत में डाले, शेड्यूल की सूरत में डाले, आपको आंसर्स मिले। इन आंसर्स को आपने ग्राफ की सूरत में दिखाया, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। तो वहाँ पर आप बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस में जाते हो। जैसे आप नाम बोलते हो, योर नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो प्रॉपर सीक्वेंस में जाना, सो दैट टू अवॉइड एरर्स, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमाइज़ एरर्स टू अवॉइड एरर्स वो आता है सिस्टमैटाइज़ेशन में। उसके बाद हम कहते हैं जो बिहेवियरलिज़्म है ये प्योर साइंस है। क्यों है प्योर साइंस? क्योंकि इसमें आ जाता है जो बिहेवियरलिस्ट्स होते हैं, वो कहते हैं जो बिहेवियरल अप्रोच है, प्योर साइंस अप्रोच है, ये हेल्पफुल होता है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, और नया स्कोप भी ये देता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो एक प्योर साइंस है। और इंटीग्रेशन में आता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जो बिहेवियरल साइंटिस्ट्स होते हैं, बिहेवियरलिस्ट्स जिनको हम कहते हैं, वो कहते हैं कोई भी रिसर्च जो होती है वो आइसोलेशन में नहीं होती है। वो आइसोलेशन में नहीं होती है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम देखो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स, अदर सब्जेक्ट्स। तो जब आप अदर सब्जेक्ट से मदद लेते हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो होती है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आप इस्तेमाल करते हो। उसको हम बिहेवियरलिस्ट जो है वो कहते हैं इसको इंटीग्रेशन।
सो ये सारे इंपॉर्टेंट 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स थे बिहेवियरलिज्म के, जो कि डेविड ईस्टन ने दिए हैं।